जय हिंद दोस्तों। हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं जिनके हम रेगुलर जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो हम फटाक से एक बार आपको जवाब दे दें, मतलब आपकी मदद कर पाएँ, ये प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास रिसेंट से शुरू करें, लास्ट से शुरू करें? चलो रिसेंट से ही शुरू कर लेते हैं, है ना। क्या पुराना खसरा देख सकते हैं और कैसे पता करें कि ये व्यक्ति के नाम से कब भूमि आई है? अच्छा देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है, आराम से देख सकते हैं आप। पुराना रिकॉर्ड चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MP भूलेख में जाएं, पब्लिक आईडी बनाइए। जब से रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा तब से अभी तक का रिकॉर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं पब्लिक आईडी से। और अभी का देखना हो, पब्लिक आईडी में ओपन पोर्टल पे बिना लॉगिन किए सर्च में जाएं और जिला, तहसील और गांव चुनें। ठीक है, वहाँ पर नीचे एक खसरा ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट भी रहती है जब आप खोलेंगे तो, कि ये व्यक्ति के नाम पे ज़मीन कब आई। कैफियत से आपको पता चल जाएगा। आखिरी A6 का केस कोई से यदि होगा, A6 मद वाला जो कोई केस होगा, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। हो एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया। है ना, ये निकाल सकते हैं आप, खसरा खुद देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ और रिकॉर्ड देखना हो तो रिकॉर्ड रूम से, जिला अभिलेखागार से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले कमेंट्स पे, जमाबंदी कैसे बनाते हैं B1 के पूरे कॉलम। हाँ, तो इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। हमने इसमें सारे B1, B2, P1, P2, P4, P8 इन सब के बारे में बताया है। किसी की विस्तृत जानकारी चाहिए होगी तो वो भी हम मदद करेंगे आपकी, है ना। इसके बाद आता है खसरा 5 साल भरने और चिट्ठा फॉर्म B1 भरने का बारीकी से बताएं। हाँ, ये हमने बताया है, ये हमने अभी बता दिया है आपको कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, कि 5 साल क्या होता है, तो 5 साल में जो खसरा हमने बताया P2 12 कॉलम प्लस 8 साल, तो 5 साल में क्या है, मेन चीज़ है खसरा 5 साल में आपका ये तो हो गया 12 कॉलम। ठीक है, 12 कॉलम के बाद होते हैं 8 कॉलम। तो यदि मान लीजिए आप ये चुन रहे हैं 2001 से 2 की, ठीक है, तो 2 3 3 4 4 5 और 5 6 ऐसे करके इनके भी 2 कॉलम मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसलिए हो गया 20 कॉलम का होता है ये, अदरवाइज़ नॉर्मली 12 कॉलम का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें हमने बताया आपको, चिट्ठा चालू वर्ष का बता दिया है हमने, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और डिटेल में जानना होगा तो हम बता देंगे। फॉर्म B1 कैसे भरते हैं, तो B1 भी यही है ना। अब पहली चीज़ ये समझ लीजिए, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब कोई पत्रक नहीं बनाने पड़ते हैं, आपको सिर्फ पत्रक को समझना होगा। अभी आपको पत्रक समझने हैं, कौन से कॉलम में क्या क्या होता है। ठीक है, और क्यों नहीं बनाने हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। आप जैसे कुछ भी अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिक निकल आएगा, है ना। ये हो गया आपका। फिर हम आते हैं एरिया, हेक्टेयर। देखो, इसको बहुत अच्छे से समझो, इसका डिटेल में वीडियो डला होगा, आप देख भी सकते हैं। ये है 1.00 हेक्टेयर। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप 2.50 एकड़, लगभग है ये, है ना, अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं इसको अपन। ठीक है, तो अब ये जो दशमलव वाला है ये आरे है, आरे, और ये जो दशमलव वाला है ये डिसमिल है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कोई बोल रहा है आपसे 30 डिसमिल है मेरी ज़मीन, 30 डिसमिल यानी कि 0.30 डिसमिल है उसकी ज़मीन। ठीक है, और कोई बोल रहा है 30 आरे है, 30 आरे मतलब कि 0.30 हेक्टेयर, या 30 आरे मतलब 0.30 हेक्टेयर, और ये 0.30 एकड़। अब इसका कंपैरिजन क्या है, तो देखिए 0.04 का 1 डिसमिल होता है, सॉरी एक वो होता है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। ये यदि ऐसे लिखा हुआ है हेक्टेयर में, यानी कि ये 1 डिसमिल है, 10 डिसमिल है। ठीक है, ये लिखा होगा, इसका मतलब क्या है, 1 एकड़ है। ठीक है, 1 एकड़, हेक्टेयर में एकड़ हो गया ये। ठीक है, इसको और शॉर्ट में हम डिटेल में हल्का सा बता देते हैं आपको, 1 मिनट, कंफ्यूजन ना हो ना आपको। ठीक है, तो ये देखिए, इसको आप ऐसे समझिए। सबसे पहले 1 हेक्टेयर मतलब कि 100 आरे, 2.5 एकड़ या 247 डिसमिल। इसका रिश्ता क्या है, 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। ठीक है, फिर इसी को 10,000 स्क्वायर मीटर या कितना, 1 लाख
7,639 स्क्वायर फीट, ठीक है। और इसको अब कम में लेकर आते हैं तो 0.01 हेक्टेयर मतलब 1 आरे, 0.0247 एकड़, 2.5 डिसमिल, 1076 स्क्वायर फीट और 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यह है एकड़, आरे, हेक्टेयर। इसको आप और देख सकते हैं डिटेल में, हमारा एक वीडियो डाला होगा उसमें आप इसको देख सकते हैं, उससे आपको सुविधा होगी इसको समझने में। अब हम आते हैं अगले कमेंट पे हमारे, जो कह रहे हैं नक्शा में उड़ान नंबर के कारण ई-केवाईसी नहीं हो रही है, इसके लिए आवेदन किसके नाम से दिया जाए। यदि खसरा नंबर में आपका नंबर सही है तो ई-केवाईसी हो जाएगी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि खसरा नंबर से ही ई-केवाईसी होती है। नक्शा में उड़ान नंबर है तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। यदि आपका खसरा नंबर सही है और इसमें दिक्कत नहीं है, खसरे में कोई समस्या नहीं है, तो ई-केवाईसी हो जाएगी। नक्शे में उड़ान नंबर है तो उससे ई-केवाईसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि नक्शे में खसरे में उड़ान नंबर है, ई-केवाईसी नहीं ले रहा, तो उसको एक बार उड़ान नंबर चिन्हित करवा दीजिए, हटवा के देख लीजिए, ले लेगा वो, ठीक है। फिर खसरा मर्ज के बारे में बताएं। खसरा मर्ज नहीं होते, नक्शे मर्ज होते हैं यूजुअली, है ना। खसरा मर्ज का सिस्टम नहीं है कोई भी, अपने नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। खसरा मर्ज नहीं, नक्शा मर्ज होते हैं, है ना। खसरा जो है शामिल में पहले लिखे जाते थे, अब तो हमारा काम है उनको अलग अलग करना। तो नक्शा मर्ज होते हैं। नक्शा मर्ज बहुल नक्शा से कर सकते हैं, आप आराम से 2 नक्शे सेलेक्ट करके उनको एडिट करके कर सकते हैं, है ना। नक्शा कैसे अलग हो सकता है, नक्शे अलग करने का वीडियो हमारा डला हुआ, आप देख लीजिएगा। नक्शा अलग करने का सिंपल तरीका है, यदि आपकी आईडी में कोई नक्शा आपने कर दिया और फिर अलग अलग करना है तो उसको रिफ्रेश मारेंगे तो जो आपने बटांक किया वो हट जाएगा। और यदि तहसीलदार की आईडी जाएंगे तो बहुल नक्शा बटांक में आप जाइए, सिलेक्ट करिए किसी खसरे को, शामिल खसरे वाले जो हैं उनको सिलेक्ट करिए और उसको डिवाइड कर दीजिए जैसा आप चाहते हैं, जैसा मिसल में है, जैसा आदेश हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को एक भाई साहब का पूछना है कि डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है। तो कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कमी थी काउंसलिंग के टाइम पे, तो जिनकी कमी थी वो शासन स्तर पे पत्र करें। जब तक शासन से कोई निर्देश निर्णय नहीं आते तब तक तो हम भी इंतजार ही कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम डीसीएस में आई है। डीसीएस में एक समस्या आ रही है। क्या आ रही है डीसीएस में समस्या, कि रिव्यू के लिए भेज रहे हैं तो भी अप्रूवल हो रहा है ना। तो ये सर्वर की एरर है, आपको कुछ नहीं करना है। आप सुधारना चाहते हैं यदि उसको, तो उसको मौके पर जाकर ही डिलीट करें। मौके पर जाकर फ़ोटो खींचकर फिर से की फसल अपलोड करेंगे पटवारी की आईडी से, तो वो फसल चेंज हो जाएगी। अप्रूवल के लिए तहसीलदार की आईडी में जाएगी। जैसे ही तहसीलदार साहब अप्रूव करेंगे तो वो फसल वहाँ पर दिखने लगेगी। फर्द बटान के संबंध में हमने वीडियो बनाया हुआ है बंटवारे का। हम फिर से यदि कोई कहेंगे तो हम एक और वीडियो बना देंगे बंटवारे का, उसमें हम आपको बता देंगे कि फ़र्द बटान क्या होता है। फ़र्द बेसिकली क्या है, फ़र्द का मतलब होता है वर्तमान भूमि स्वामी, प्रस्तावित भूमि, मतलब वर्तमान खसरे क्या क्या हैं और प्रस्तावित बंटवारा के खसरे क्या क्या जाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ थे तो 1 2 3 इनको जाएगा, 4 इनको जाएगा, और मान लो यहाँ 5 भी था तो 5/1 इसको चला गया और तीसरे पक्ष को 5/2 चला गया। तो ये फ़र्द बटान है। हम इसको एक बार, आप कह रहे हैं तो अगली बार एक बार डिटेल में इसको बता देंगे। फिर आता है ई-केवाईसी हो गई है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ई-केवाईसी हो गई है। खतौनी निकालने पर उसमें समग्र नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, जो समग्र नहीं आ रहा है उसके लिए सर्वर पे डेटा भी अपलोड होना है। जब सर्वर पे डेटा आपका अपलोड हो जाएगा तब समग्र आएगा। उसमें लगभग 24 लाख कुछ डेटा हमको पता चला है कि है पेंडिंग, जिस पे समग्र पुश होना बाकी है। तो आपकी ई-केवाईसी हो गई। आप दोबारा करने जाएंगे यदि, तो ऑटोमेटिकली उसमें मैसेज आ रहा है, और नहीं हो रहा तो दोबारा हो जाएगी। तो इसलिए भी आप परेशान ना हो। आपने यदि करवा लिया है, फाइनल विंडो आ चुका था, लास्ट में सबमिट हो चुका था और उसमें लिखा था कि आपका ई-केवाईसी के लिए प्रोसेस भेज दी गई है, तो आप निश्चिंत रहें, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ, एक ये समस्या आई है डेमो ऑथेंटिकेशन फेल वाली। तो डेमो ऑथेंटिकेशन पीएम किसान में फेल हो रहा था, उसकी कुछ डेटा लॉकिंग की प्रॉब्लम थी। वो अभी कल या परसों की वीसी में उन्होंने बताया है, आने वाले दिनों में उसको सॉल्व कर देंगे। उनकी ई-केवाईसी करवा लीजिए तो सॉल्व हो जाएगा, वो ये ऐसा कह रहे हैं। तो एक बार ई-केवाईसी करवा के देख लीजिए, वरना इंतजार करिए वहीं से ठीक होना, क्योंकि ये आपके स्तर से, जिला स्तर से पेंडिंग नहीं है, ये राज्य स्तर और केंद्र स्तर से पेंडिंग है। साइबर तहसील 2.0 में सहायक ग्रेड 3 की भर्ती कैसे होगी। सहायक 3 ग्रेड की भर्ती के संबंध में शासन निर्देश दे सकता है, और अभी मुझे जहाँ तक लगता है सहायक ग्रेड में किसी की भी भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। हाँ, अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से ही हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। बाकी अच्छी चीज़ है, आपने पूछा है, हो सकता है शासन ध्यान दे, और शासन यदि भर्ती निकालती है तो हम लोगों का ही सहयोग होगा इसमें।
स्वामित्व में यदि किसी की एंट्री गलत हो गई है तो आपको परेशान नहीं होना है, स्वामित्व की एंट्री सुधार सकते हैं आप। ठीक है, कैसे सुधार सकते हैं? यदि नाम गलत हो गया है तो आदेश अनुपालन में उसको सुधार करवा दीजिए, आदेश करवा के एसडीएम के महोदय के माध्यम से। और यदि नक्शा वगैरह कुछ गलत चुन लिया आपने या नक्शा सही से नहीं कटा है तो फिर सर्वे ऑफ इंडिया को दोबारा पत्र जाएगा एसएलआर सर के माध्यम से, और दोबारा ग्राउंड ट्रूथिंग, दोबारा आरओआर करके उतने एरिया का जो भी उसमें प्रोविज़न होगा उसमें नियम अनुसार वो चेंज हो जाएगा, है ना। और सिर्फ नाम गलत हो गया है, समग्र आईडी गलत है, तो वो आप आदेश अनुपालन से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, 2.0 में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए कई लोग को मैसेज आ रहा है कि एप्लीकेशन डू नॉट रिसीव्ड फ्रॉम आरसीएमएस। तो एक बार आप आरसीएमएस में जो तहसीलदार साहब की आईडी चलाते होंगे, रीडर या पीओ, उनको बोलिएगा केस को एक बार चेक कर लें। उसमें हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट ना लगा हो तो केस अच्छे से प्रोसीड ना किया हो, तो हो सकता है उसको आप प्रोसीड करवा लेंगे तो वो हो जाएगा। हक त्याग की रजिस्ट्री का नामांतरण, हाँ 2.0 में हक त्याग की रजिस्ट्री भी नामांतरण में आएंगी, है ना। हक त्याग क्या है? सिंपल, ए जो है अपनी ज़मीन बी के नाम पे छोड़ रहा है, ए और बी दोनों का नाम था, ए ने अपना हिस्सा छोड़ दिया है, तो उसकी रजिस्ट्री होती है, वो अप्रूवल के लिए आएगी और उसमें ए का नाम हट के पूरे में बी का नाम चढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो आराम से हो जाएंगी, वो रजिस्ट्री भी इसी में आ रही हैं। यदि आपने नामांतरण के लिए रजिस्ट्री, कोई भी रजिस्ट्री आपने कोई सी भी करवाई है, तो अब आपको कोई भी आवेदन तहसील में नहीं देना है ना। एक भाई साहब हमारे पूछ रहे हैं कि क्या ऑनलाइन आवेदन भी देना है, तो अब कोई आवेदन आपको नहीं देना है। यदि आपकी रजिस्ट्री वहाँ से हो गई है तो उसका आवेदन ऑटोमेटिक पहुँच गया है। बस आप अपने दस्तावेज जरूर न्यायालय में पेश कर सकते हैं कि किसी कारण से उसमें दिक्कत ना आए, नहीं भी करेंगे तो रजिस्ट्री हो गई है 2.0 में, तो अब सब ओके हो जाएगा। एक भाई साहब ने हमें, ठीक है, ऋतुराज, एक भूमि में नाम ऋतुराज सिंह चौहान है और आधार में नाम ऋतुराज सिंह चौहान था, पर प्रॉब्लम के चलते आधार के नाम, अच्छा ऋतु रा और री की दिक्कत है ना, ऋतुराज और ऋतुराज। देखिए मेरा सुझाव यही है, भू अभिलेख में किसी प्रकार का कोई चेंज ना करें। भू अभिलेख जब तक आपको अनुमति ना हो, कोई आदेश ना हो, भू अभिलेख में किसी भी नाम को चेंज ना करें, है ना। और अच्छा, तो ठीक है भाई साहब, ऋतुराज भाई साहब, आप बिल्कुल परेशान ना होएं। आपके जो रिकॉर्ड में नाम है और आप जो नाम चाहते हैं, यदि आधार, वोटर आईडी या आधार में और मार्कशीट में जो नाम है आप वही यदि रिकॉर्ड में चाहते हैं तो आप आवेदन कर दें, एसडीएम ऑफिस से आपका अपडेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खसरे में कोई भी चेंज जो होगा वो किस आधार पे होगा? एसडीएम या जो सक्षम अधिकारी हैं उनके आदेश पर होता है। खसरे में, अभिलेख में कोई चेंज हम लोग उससे नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी यदि चाहें तो परिमार्जन से भी ये माइनर मिस्टेक है, इतने के लिए आप आवेदन ना भी करें, आप तहसीलदार महोदय को समक्ष में बता दें तो वो उसको अनुमति देकर परिमार्जन से भी अप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि री और रा का एरर है वो, है ना। अब उसमें कई लोग को नहीं रहता है, पहले धोखे से पुराने वालों ने री लिख दिया होगा, उसको सुधार सकते हैं आप। 2.0 का दिलीप भाई साहब एक वीडियो बना हुआ, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। अभी थोड़ा सर्वर एरर कर रहा है तो 2.0 वीडियो बनाना दिक्कत जाएगा, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, उसमें कुछ कमी होंगी, कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो हमको बताइएगा, हम आपको उसको अपडेट करके भेज देंगे। भूलेख पर ग्राम नक्शे में खसरा नंबर गलत लिखा है, उसको चेंज करवाने के लिए कहाँ पर और कैसे आवेदन करना होगा? भूलेख पर ग्राम नक्शे में, अच्छा नक्शे में नंबर गलत है ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप तहसीलदार को आवेदन दे दीजिए नक्शा सुधार, या एसडीएम को आवेदन दे दीजिए, है ना। एसडीएम जो है खसरा और नक्शे में सुधार का अधिकार उन्हीं के पास है, वो उसकी जांच करवा लेंगे, मिसल से जांच हो जाएगी। आपको संबंधित दस्तावेज देने पड़ेंगे कि सही नंबर क्या था। यदि आप पुराना रिकॉर्ड चेक करवा कर वो उसको निकाल दीजिए, और यदि वो नंबर वहाँ पर लिखा हुआ तो वो नंबर या तो कहीं और होगा या किसी नंबर के साथ एक्सचेंज हो गया होगा, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो नंबर क्या होना चाहिए और आपके पास जो कागज़ है वो क्या है और आप कब से कागज़। तो वो एक नॉर्मल एक आवेदन, खसरा और नक्शे की नकल और पुराना कोई संलग्न दस्तावेज वो दे दीजिए एसडीएम के यहाँ। जाँच होने के बाद आपका आदेश हो जाएगा और वो खसरा दुरुस्त हो जाएगा। यदि कोई किसान दावा आपत्ति लगाता है क्रॉप सर्वे का एमपी किसान ऐप पे, तो क्या उसको प्रोसेस करने के लिए पटवारी आईडी सत्यापित करना पड़ेगा? और यदि कोई किसान दावा आपत्ति करता है तो डायरेक्ट तहसीलदार आईडी में जाता है, वहाँ से वो किसान द्वारा प्राप्त फसल की जानकारी मिल जाती है और उसको अप्रूव कर देते हैं, तो किसान की दावा आपत्ति के अनुसार फसल चढ़ जाती है। ठीक है, इसमें भी लेकिन किसान को मौके पर जाना होगा और वो फ़ोटो खींच कर ही अपलोड करेंगे। किसी हितग्राही के 2 फॉर्म भरे हैं पर एक की एक्सएमएल पूर्व में जनरेट कर दी गई थी, तो बाद वाले के परिवार को उसी की आईडी में कैसे जोड़ें? हाँ, एक ऑप्शन आता है 2.0 में भी कि फैमिली बनाए में, तो जिनकी एक्सएमएल पहले से जनरेट वो आपको दिख रहे होंगे, उसमें आप क्रिएट फैमिली में सबको चारों को मर्ज करके एक नाम पे मर्ज कर सकते हैं उसको। ठीक है, यूज़र आईडी कौन सी होती है? एम्प्लॉय आईडी,
जो आपकी 9 अंकों की एम्प्लॉय आईडी है IFMS में, वही आपकी यूज़र आईडी होती है। 9 अंकों की होती है एम्प्लॉय आईडी, वही आपकी IFMS की आईडी है, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। खसरा KYC की 10 दिन हो गए हैं, लेकिन खसरे में आधार कार्ड के अनुसार नाम चेंज नहीं हुआ है। खसरे में आधार अनुसार नाम चेंज नहीं होगा, है ना। ये आप बिल्कुल नहीं सोचिए कि आपने KYC करवा ली तो जो आपका नाम है वो खसरे में दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है। खसरा और आधार लिंक हो गया केवल, ठीक है। हमने वेरीफाई किया है कि ये व्यक्ति का नाम है। खसरे में नाम चेंज कराने के लिए न्यायालय से प्रक्रिया का पालन कराना पड़ता है। यदि आपका कोई नाम में कम ज़्यादा कुछ है तो आपको आवेदन करना होगा, तो वो उसी से सुधरेगा। लेकिन हाँ, वर्तमान में आपका नाम थोड़ा बहुत मिसमैच यदि होगा तो वो KYC कराने पर अप्रूव हो गया होगा, ठीक है। उसको चेक कर लीजिएगा, पटवारी जी ने उसको अप्रूव किया है या नहीं, उनसे पूछ लीजिएगा। मजरा टोला क्या होता है? मजरा टोला क्या होता है, देखिए, मजरा टोला मतलब कि किसी ग्राम में बड़ा गांव में छोटी एक आबादी दूसरी जगह पे रहती है, तो उस दूसरी जगह पर आबादी और मुख्य गांव से पहुंचने में दूरी है, उसकी एक आबादी फिक्स है, उसका एक बाउंड्री फिक्स है, तो उसको मजरा टोला मान लिया जाता है। फिर इससे राजस्व ग्राम का निर्माण किया जाता है। मजरा टोला का प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है, शासन इसकी कुछ शर्तें हैं उसके आधार पर इसकी जाँच करती हैं, और उस जाँच के आधार पर इस मजरा टोला को राजस्व ग्राम बनाने के लिए, पूर्ण ग्राम बनाने का अधिकार दे देते हैं, ठीक है। तो फिर इसकी जानकारी हो के जांच करके अपन मजरा टोला से राजस्व ग्राम की ग्राउंड ट्रूथिंग ROR करके इसकी निर्माण कर देते हैं। निस्तार पत्रक क्या होता है, हमने अभी बताया। निस्तार पत्रक क्या होता है, जो भी निस्तार की ज़मीनें हैं, जो शासकीय दखल रहित भूमि है, उस दखल रहित भूमि को विवरण अनुसार इमारती लकड़ी, पानी के नीचे, ठीक है, कब्रिस्तान, शमशान के लिए सुरक्षित, ऐसे करके अलग अलग मदों में भूमि को वर्गीकरण किया गया। दखल रहित जो भूमि होती है उसको, तो उसकी जो इकजाई होती है वो होती है आपकी निस्तार पत्रक। बही खाता कैसे डाउनलोड करें? बही खाता आप MP भूलेख में जाएंगे, ऋण पुस्तिका जिसको अपन कहते थे, भू अधिकार पुस्तिका कहते थे, उसको आप MP भूलेख पे जाएंगे, पब्लिक ID से जाएंगे, भू अधिकार पुस्तिका डाउनलोड कर लेंगे। 45 रुपये लगता है, ऑनलाइन में जाकर आप देख सकते हैं उसको। पेज के ऊपर भी है, कम ज़्यादा हो सकते हैं वो, है ना, तो चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा, वो डिजिटली वेरीफाइड रहती है। और दिक्कत है तो आप लोक सेवा केंद्र में भी आवेदन कर सकते हैं। नक्शे में नलकूप कैसे चढ़ाएं? नक्शे में नलकूप नहीं चढ़ेगा, नक्शे में नलकूप बनेगा, और बनने के लिए उसका अलग से खसरा निर्माण करना पड़ता है, ठीक है। तो खसरे में नलकूप चढ़वाना है तो 12 नंबर पे चढ़वा सकते हैं, उसका आवेदन आप तहसीलदार को दे सकते हैं। फसल नष्ट होती है या मकान की क्षति होती है तो क्या प्रोसेस करना है पटवारी जी को? यदि फसल नष्ट हो रही है या मकान की क्षति हो रही है तो आपको उसको RBC 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा या किसी कारण से हुई है, यदि प्राकृतिक किसी आपदा से यदि ये कोई नुकसान हो रहा है तो उसका आवेदन लगेगा, और उसका RBC 6(4) में जो उसको विधिवत उसके एरिया के हिसाब से और उस कितना प्रतिशत नष्ट हुआ है, नुकसान हुआ है, उसके आधार पर उसका आवेदन लगाकर उसको मुआवजा मिल जाएगा, ठीक है। सीमांकन जरीब से नहीं होते तो कैसे होते हैं? जरीब से होते हैं, और जरीब से नहीं होते तो ETSM से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टोटल सर्वे मशीन या स्टेशन मशीन, ठीक है, और रोवर मशीन से, कोर्स टावर से होते हैं। फर्द बटांकन यानी कि जो आप फर्द, ये मैंने अभी बताया, जैसे बंटवारे का जो प्रस्ताव होता है वही फर्द बटांकन होता है। भू राजस्व किस किसान से कितना लेना है, बही खाता देखकर कैसे कैलकुलेट करें? बही खाता आप ऋण पुस्तिका देखेंगे, वो सॉरी B1 देखेंगे तो B1 जो हमने बताया है, एक वीडियो अभी रिसेंट वीडियो हमने डाला, उस पर आप देख सकते हैं भू राजस्व लिखा होता है, उस B1 के आधार पे आप भू राजस्व ले सकते हैं। पटवारी एज अ पटवारी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने गांव की B1, और उस B1 में नाम वाइज लिखा रहता है कि किस किसान से कितना भू राजस्व लेना है या बकाया है, ठीक है। ROR सारा से अपन कर सकते हैं, उसका एक वीडियो उपलब्ध है, उसमें कुछ नहीं करना है, समग्र डालिए, आधार डालिए, नाम डालिए और एंट्री कर दीजिए, ठीक है। हिस्सा निर्धारित है तो हिस्सा डालते चलिए, 4 लोग के नाम पे एक ही ज़मीन है तो 4 लोगों का हिस्सा उसमें डाल दीजिए। सत्यापन के बाद फसल सुधार सकते हैं, लेकिन केवल पटवारी जी सुधार सकते हैं, वो भी मौके पर जाकर, है ना, तो मौके पर जाकर वो सुधार लेंगे, सुधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए कहीं फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। PM किसान में जो लोग PM किसान में पंजीकृत हैं उनको ऑटोमेटिकली CM किसान का लाभ भी मिलता है। हाँ, एक भाई साहब का कहना है कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, चार्ज दे दिया जाता है, साइन कर दिए जाते हैं, KGRI को सबमिट नहीं करते। प्रैक्टिकली बहुत सारे काम है जो हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन नियम अनुसार मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो नियम अनुसार हैं। अब बहुत सारी जगहों पर उसके विपरीत भी काम होते हैं, इसका 50% 30% भी काम होता है, लेकिन नियम अनुसार यही काम है। इससे आप
हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, बाकी आपका व्यक्तिगत हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएम किसान में फॉर्म अपलोड किए 6 महीने हो गए हैं, पीएम किसान ई-केवाईसी अभी भी डेटा नॉट फाउंड बता रहा है, ये शासन स्तर से लंबित है। आप सिर्फ XML की डेट देख लीजिए, XML की डेट आपकी क्या है। यदि XML की डेट दिख रही है तो ये भी जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक भाई साहब हैं, लिखते हैं कि इनके प्लॉट का नामांतरण 2018 में हुआ था, पटवारी जी ने किताब भी दी थी, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन नहीं चढ़ाया, इस वजह से हमारी KYC नहीं हो पा रही है। अब उन्होंने अपने वर्तमान हल्के के पटवारी जी को बताया और उन्हें 2018 का प्रमाणित तहसीलदार महोदय का आदेश भी दे दिया, लेकिन उन्होंने अभी उस पर अमल नहीं किया। ठीक है, और अब शाम तो हो जाएगा लेकिन कर नहीं रहे हैं, और मैं उन ठीक है 2 महीने से परेशान हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ मत करिए। आपका यदि आदेश हो चुका था, अमल नहीं हुआ है, तो आप इसको अपील कर दीजिए, SDM के यहाँ आप आवेदन कर दीजिए। फिर भी यदि आपकी सुनवाई नहीं होती 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन में, तो आप बाकायदा जन सुनवाई में जाइए, CM हेल्पलाइन 181 भी लगा सकते हैं। यदि उनसे एक बार और पूछ लीजिए पटवारी जी से कि भाई सब आदेश आपके पास है, आप क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे हैं, क्या कारण है। कोई यदि जो कारण आपने लिखे हैं इस कारण से नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको अमल ना करें, है ना। ऐसा आप किसी चीज़ को बढ़ावा ना दें, आप केवल उनके जो सक्षम अधिकारी हैं उनके पास जाकर ये बात रखें कि सर ये हो गया है, और नहीं हो रहा है तो फिर जन सुनवाई और 181 है ही, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। यदि आप पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, है ना। पर एक बार उनसे ज़रूर बात कर लीजिएगा कि भाई हमारे पास फिर कोई और विकल्प नहीं बचता है। खसरा खतौनी में जो नंबर हैं वो नक्शा में उल्टा डला है, उसके लिए आवेदन किसको देना पड़ेगा, जो कि उड़ान नंबर आप बताते हैं, आप बताइए। आवेदन तहसीलदार या SDM को देना पड़ेगा। खसरे या नक्शे में नंबर को कोई चेंज करना होगा तो SDM को आवेदन लगेगा, SDM को आप आवेदन कर दीजिए। तो जो आपके नंबर चेंज हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं या वो हो गए, तो वो आदेश के बाद, जाँच के बाद अपडेट हो जाएंगे, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक भाई साहब लिखते हैं, बहनों के हक त्याग की क्या प्रक्रिया, क्या पटवारी जी मौके पर बंटवारा करते समय बहनों के बयान ले सकते हैं या तहसीलदार बयान ले सकते हैं, या कुछ लोग बता रहे हैं कि जिला रजिस्ट्रार के यहाँ से हक त्याग लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा हक त्याग का मतलब होता है अपनी भूमि पर हक को त्यागना। ठीक है, ये देखिए एक भूमि है 4 नंबर की, ठीक है, 2.07 हेक्टेयर। ठीक है, इतनी भूमि है 2.07 हेक्टेयर की। ठीक है, 2.07 हेक्टेयर की, इस पे कितने नाम हैं, A, B और C। तो अब देखिए हक त्याग जो आप तहसीलदार पटवारी जी का या तहसीलदार का वो कह रहे हैं, वो पहले होता था कि तहसीलदार और पटवारी जी संशोधन पंजी जब चलती थी तब उस पर लिख कर दिया करते थे। अब क्या होता है, A, B, C में आप जाएंगे तो A, B, C में सिंपल है, A और C बहनें हैं जो A के नाम पे अपनी ज़मीन छोड़ रही हैं, B के नाम पे अपनी ज़मीन छोड़ रही हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, जिला पंजीयक कार्यालय, वहाँ पर इन दोनों के आधार के अनुसार खसरे में से हक त्याग की रजिस्ट्री होगी, है ना। उसका कुछ परसेंटेज तय है, कुछ परसेंटेज जो भी जितनी ज़मीन है 2 हेक्टेयर की ज़मीन है तो इसकी गाइडलाइन है, और उसमें से कुछ परसेंटेज के आधार पर अपना हक त्याग कर देंगे और वो लीगल है। ठीक है, और कोई तरीके से आप करेंगे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कल को ये क्लेम कर सकते हैं वापस, मतलब बहनें क्लेम कर सकती हैं या कोई व्यक्ति जो हक त्याग रहा है वो क्लेम कर सकता है दोबारा, यदि उसको लीगली रजिस्ट्रार से नहीं करवाया गया है तो। इसलिए रजिस्ट्रार के यहाँ से करवाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, आसान है। रजिस्ट्रार के सामने जाना है, जैसे रजिस्ट्री होती है वैसे ही रजिस्ट्री टाइप होगी, और वहाँ पर वो बता देंगे कि हम अपना हक त्यागना चाहते हैं, तो हक त्याग करता और हक ग्रहीता। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से आप आराम से फिर जब हक त्याग हो जाएगा तो अभी ये 2.0 से साइबर तहसील 2.0 से डायरेक्ट चला जाएगा तहसील में, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पीएम किसान योजना में पति को योजना का लाभ मिल रहा है और पत्नी के नाम पर फौती नामांतरण से ज़मीन, मायके की ज़मीन नाम पर आ गई। ऐसी स्थिति में नहीं, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक परिवार है, इनको कहीं भी ज़मीन हो, पूरे इंडिया मतलब पूरे MP में कहीं पे भी इनकी ज़मीन हो, उनमें से केवल एक ही जगह से किसी एक व्यक्ति को, एक मुखिया को ही लाभ मिलेगा, है ना। तो पत्नी जो हो गई वो अपात्र हो गई। लोक सेवा केंद्र से आवेदन करने के बाद अगर पटवारी जी ठीक है आपका काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोक सेवा केंद्र का टाइमलाइन जो है उस टाइमलाइन के तहत आप ये पेशी पे जाइए। ठीक है, अपनी पेशी अटेंड कीजिए और तहसीलदार और SDM से इस बात को समक्ष में रखिए कि रिपोर्ट क्यों नहीं लग रही है। ठीक है, आप अपनी पेशी ज़रूर अटेंड करें समय से, ताकि उसकी आप अपील कर सकें।
और जो डेडलाइन है, टाइमलाइन पे आप देखते चलें, अंतिम डेट के पहले आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है। मेरे खेत में नक्शे को बंदोबस्त के दौरान गलत कर दिया है और दूसरे के नक्शे में मेरी खुआ की ज़मीन बता रहा है, तो इसे कैसे सुधार। देखिए एसडीएम को अधिकार है बंदोबस्त का कोई सुधार करना है तो आप एसडीएम के यहाँ आवेदन करिए। वो यदि पुराना केस है, कोई 5 साल से अधिक कोई प्रक्रिया है, तो वो कलेक्टर महोदय से उसकी अनुमति लेंगी, फिर उसकी सुनवाई होगी। उसकी जांच के बाद जो भी त्रुटि है बंदोबस्त के पहले का जो रिकॉर्ड होगा उसके आधार पर सुधार हो जाएगा। अब वर्तमान में तो आप काबिज है ही, तो आराम से हो जाएगा, बिल्कुल परेशान इसमें नहीं होना है। ठीक है, अगर आधार ई-केवाईसी हो गई है खसरे से और पटवारी जी ने आगे बढ़ा दिया और बाद में किसान ने आधार में न्यू मोबाइल नंबर जुड़वा लिया, तो क्या फिर से ई-केवाईसी करवा सकते हैं, क्योंकि पुराना नंबर तो बंद हो गया। ई-केवाईसी आपने करा लिया तो आपने आधार और मोबाइल को लिंक, खसरे को लिंक किया, इसका मोबाइल नंबर से कोई लेना देना नहीं। आप कोई भी मोबाइल नंबर चेंज करेंगे उसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। किसी की गलत ई-केवाईसी हो गई है तो खसरे का परिमार्जन कर दीजिए, परिमार्जन करने के बाद वो केवाईसी के लिए फिर से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि अपनी भूमि स्वामी से हस्तांतरणी हटाना चाहता है तो उसको कलेक्टर महोदय के समक्ष में आवेदन देना होगा। बिना कलेक्टर महोदय की अनुज्ञा के हस्तांतरणी नहीं हट सकता। ठीक है, स्थानांतरण परिवीक्षा अवधि में नहीं होते। 3 साल तक परिवीक्षा अवधि में कोई स्थानांतरण नहीं होंगे। इवन तहसील के अंदर भी स्थानांतरण नहीं होते, जिले के अंदर भी स्थानांतरण नहीं होते, है ना। तहसील के अंदर भले प्रशासनिक सुविधा से हो जाएं, बाकी जिले के अंदर भी स्थानांतरण अब नहीं होंगे परिवीक्षा अवधि में। 2.0 के संबंध में मैंने बताया था तहसीलदार सर की, उसमें केवल एक्सएमएल जनरेट करने का काम है पीएम किसान में, है ना। सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, अभिलेख दुरुस्ती में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं ये मैंने रिसेंटली बताया है डिटेल में, है ना, कि किसान एज अ किसान को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एज अ पटवारी को इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने और उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। समग्र आईडी से भूमि लिंक नहीं हो रही है तो एक बार आप समग्र और आधार को अपडेट करा लें, हो सकता है उसमें कोई एरर हो। सर्वर की एरर थी, अब तो होने लगी है। खैर, पुराने लोग जो लैपटॉप लेना चाहते हैं वो लोग लैपटॉप ले सकते हैं। एक बार अपने एसएलआर महोदय से चर्चा कर लें, क्योंकि अभी तो 3 साल का उसके लिए प्रोविज़न था, अभी तो शायद नहीं है कोई प्रोविज़न, पर फिर भी जो लैपटॉप ले रहे हैं शासन उसको पे करेगी, पर एक बार अपने एसएलआर महोदय के माध्यम से ज़रूर पूछ लें। सारा एक्सएमएल अभी तहसीलदार की आईडी से अभी एक्सएमएल जनरेट नहीं हो रही है, उस पर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होए। ठीक है, B1 कैसे बनाए ये हमने बता दिया आपको। मृतक का नाम और खसरा सेलेक्ट नहीं किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आपने मृतक का नाम और खसरा सेलेक्ट नहीं किया है 2.0 में क्रिएट फैमिली में, तो भी वो आगे बढ़ जाता है, प्रोसीडिंग हो जाती है उसकी। वो तो आप नीचे जाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा वो, है ना। B1 वाचन क्या करते हैं, तो B1 वाचन में गाँव में एक दिन बैठिए, मतलब 3 महीने 6 महीने में एक बार, और एक बार ग्राम पंचायत में जिस दिन ग्राम सभा वगैरह हो, बैठकर पूरा B1 एक बार पलटा लीजिए कि ये व्यक्ति जिंदा है कि नहीं, ये व्यक्ति मर गया कि नहीं, या मतलब मर तो नहीं गया है, ऐसे करके देख लीजिए, है ना। तो वो होती है B1 वाचन। लगभग मैंने सारे कमेंट्स कवर कर दिए हैं। यदि कोई कमेंट्स रह गए होंगे तो मैं इनको एक बार फिर से देख लूँगा पर्सनली, और मैं आपको इसके रिवर्ट मार दूँगा, है ना। तो आशा करते हैं हमने आपकी थोड़ी और सहायता करने की कोशिश की है, वो आप तक पहुंची होगी। इनमें कोई त्रुटि हो, कुछ सुधार हो आपको लगे तो हमें बताइएगा, नहीं तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।